हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 सेल का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ, जितने लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे स्टार्ट करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने ये समझा था कि सेल क्या होता है, सेल के कितने टाइप्स होते हैं, सेल किस चीज़ से मिलकर बना होता है। अब इस वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में हम आगे पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन सी पॉइंट्स हैं, मतलब क्या क्या आगे है हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा है सेल वॉल। सेल वॉल होता क्या? द सेल वॉल इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स। सेल वॉल्स आर मेड ऑफ सेलुलोज एंड आर पोरस। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कि सेल वॉल केवल प्लांट सेल्स में पाया जाता है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है। सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज से बना होता है। सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। इट कीप्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट कीप्स द सेल इट्स फॉर्म एंड प्रोटेक्ट्स इट। मतलब बेसिकली सेल वॉल का फंक्शन ये है कि सेल क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है सेल वॉल। ओके, then plants, fungi, and bacteria have cell walls that allow them to survive very dilute external media without bursting. मतलब प्लांट, फंगाई और बैक्टीरिया के पास क्या होता है? सेल वॉल होता है, जो कि अलाउ करता है कि वो डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया में भी, डाइल्यूट मतलब क्या है? जहाँ वाटर का कंसेंट्रेशन मतलब अमाउंट क्या हो, ज्यादा हो, उसमें सर्वाइव कर सकें बिना ब्रस्टिंग, मतलब बिना ब्रेक किया हुआ सेल वॉल को। तो इसलिए सेल वॉल होता है किसमें? प्लांट, फंगी, बैक्टीरिया, मतलब सारे प्लांट सेल्स में। तो सेल वॉल क्लियर है। नेक्स्ट इज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच सेल इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लूज वाटर। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल को यदि हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो वाटर को क्या करेगा? लूज करेगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन हाई होता है और सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन लो होता है। तो उस वैसे टाइप के सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन हाई हो और सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन लो हो। तो प्लाज्मोलाइसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो वाटर को क्या करता है? लूज करता है। तो ये प्रोसेस को बोलेंगे हम प्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। सही बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। is the cell's outermost layer which separates the cell contents from its surrounding. सेल का सबसे outermost layer होता है ये cell membrane. It is made of organic molecules called lipids and protein and it's flexible. ये किस चीज से मिलकर बना होता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है। और ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। द सेल मेम्ब्रेन flexibility also allows the cell to take in food and other material from its surrounding. जो ये सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी है उसका वर्क क्या है? मतलब क्यों वो फ्लेक्सिबल है? इसका वर्क ये है कि वो फूड को टेक करने के लिए क्या करता है? परमिशन देता है कि फूड के अंदर आ जाए और सारी जो अदर मटेरियल हैं सराउंडिंग से क्या हो जाए? अंदर आने सेल के। तो सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी का ये यूज है सेल में, ठीक है। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। नेक्स्ट इज एंडोसाइटोसिस इज द टर्म ऑफ सच a process amoeba for example. एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जैसे कि अमीबा फॉर एग्जाम्पल। इट अलाउज सम सब्सटेंसेज टू पास इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जिनको क्या करता है? अलाउ करता है कहाँ? अंदर जाने के लिए और बाहर के लिए आने के लिए। इट ऑल्सो इनविड्स सम अदर मटेरियल्स फ्रॉम मूविंग, एज a result it is known as selective permeable membrane. इसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया? सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन मतलब ऐसे मेम्ब्रेन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो? फ्रीली पास हो जाए, ठीक है। बेसिकली सॉल्वेंट क्या हो? फ्रीली पास हो जाए, लेकिन सॉल्यूट में क्या है? बहुत बहुत लेस अमाउंट में पास हो। मतलब ज्यादातर क्या पास होता है? सॉल्वेंट। सॉल्यूट का जो अमाउंट है बहुत कम है। तो ऐसे मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्लियर हो गया हमारे दोनों टॉपिक, सेल वॉल और प्लाज्मोलाइसिस। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, diffusion, osmosis and other processes can move chemicals through the semi-permeable barrier. मतलब ये सब प्रोसेस है, जैसे कि यहाँ पे डिफ्यूजन हो गया,
ऑस्मोसिस हो गया, ये सब प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू जो केमिकल्स हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, बैरियर है, मतलब क्या होता है, वो वर्क करता रहता है फंक्शन। तो बेसिकली ये प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस क्या है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया ऑस्मोसिस। Osmosis is a process through which unicellular fresh water organism and most plants obtain water। मतलब बेसिकली ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो यूनिसेलुलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए हैं। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो यूनिसेलुलर है जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, ऑर्गेनिज्म क्या करें, वाटर को ऑब्टेन करें, मतलब ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर को ऑब्टेन करे, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन ये है। नेक्स्ट है हमारा आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इट इज द प्रोसेस of movement of particle of different substances from the region of the higher concentration to a region of lower concentration। मतलब कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल्स हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में फ्लो करते हैं या मूव करते हैं, ठीक है। द डिफ्यूजन इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ देयर लोअर कंसेंट्रेशन। इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो आपके हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में क्या होते हैं, फ्लो होते हैं या मूव होते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। तो यहाँ पे हमारे दोनों प्रोसेस क्लियर हो गया, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस ही क्या है, मेन है, सेल में जो मेन वर्क है ये न्यूक्लियस का ही है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं मास्टर और डायरेक्टर ऑफ द सेल। देखिए न्यूक्लियस का डिस्कवर किन्होंने किया था, तो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था, कब, 1831 में। तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है कि द न्यूक्लियर इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब न्यूक्लियस जो है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स दैट अलाउ मटेरियल टू पास फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या है, छोटे छोटे पोर्स हैं, छिद्र हैं, जो कि मटेरियल को अलाउ करते हैं कि वो अंदर से बाहर आ सके। फिर आता है क्रोमोसोम विच आर मेड ऑफ डीऑक्साइड राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये किसका फुल फॉर्म है, डीएनए का। क्रोमोसोम किस चीज से मिलकर बना होता है, डीएनए से, डीऑक्साइराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्रोमोसोम किस चीज से मिलकर बने होते हैं, डीएनए से और प्रोटीन से, एंड फाउंड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। द न्यूक्लियस इज इन चार्ज ऑफ द सेल एंटायर एक्टिविटी। मतलब क्या है, ये पूरे सेल की एक्टिविटी को क्या करता है, देखता है, ये क्या है, सेल की पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, इसीलिए इसके मास्टर और डायरेक्टर ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं कि न्यूक्लियस में, जैसे कि न्यूक्लियस का क्या और भी इम्पोर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे देखिए, द न्यूक्लियस इज इम्पोर्टेंट इन सेल डिवीजन एंड डेवलपमेंट। मतलब न्यूक्लियस क्या है, सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है और डेवलपमेंट भी होता है इसके कारण, बिकॉज इट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए इसके पास रहता है। जीन्स आर द फंक्शनल पोर्शंस ऑफ डीएनए। जीन्स क्या है, डीएनए के फंक्शनल क्या है, पोर्शन है। जीन्स क्या होते हैं, डीएनए के फंक्शनल क्या है, पोर्शंस है। प्रोटीन सिंथेसिस एंड कैरेक्टर ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट आर क्यूरिकल फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है और जो कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो ये भी क्या है, एक तरह से न्यूक्लियस का एक क्या है, क्यूरिकल फंक्शन, मतलब एक मेन रोल माना जाता है कि न्यूक्लियस का ही है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेलुलर रिप्रोडक्शन के लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट होता है न्यूक्लियस। इन सम ऑर्गेनिजम्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मिसिंग। कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, नहीं होता है। लिविंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, केवल क्या होता है उसमें, न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, इन द न्यूक्लियर एरिया। प्रोकैरियोटिक सच क्रिएचर्स, इसी में आपके आते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस तो होता नहीं है, उनमें क्या होता है, केवल न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोइड। ओके, बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल यूकैरियोटिक आर ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन देयर सेल। यूकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उनके सेल में। ओके, नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रेफर्ड टू एज साइटोप्लाज्म। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड
टाइप का होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म इट इज अ विस्कोस जेली लाइक सब्सटेंस दैट कवर द एंटायर सेल सेव द न्यूक्लियस। ये क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ये किस तरह का होता है? ये आपका होता है जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है, जो कि सेल को सेव करता है, न्यूक्लियस को सेव करता है। साइटोप्लाज्म बेसिकली देखिए, साइटोप्लाज्म में 80 to 85% क्या होता है? वाटर ही इसमें रहता है, और 10 to 15% लिपिड्स, 2 to 4% कार्बोहाइड्रेट्स, और रिमेनिंग 1% अदर inorganic material होता है। It also contains a variety of specialized cell organelles, each of which serve a specific function for the cell। मतलब ये सेल ऑर्गेनल्स को भी क्या किया रहता है? कंटेन किया रहता है, जैसे कि द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स, vacuoles आर एग्जांपल्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। ये सारे क्या हैं? सेल ऑर्गेनल्स हैं। दे आर वाइटल सिंस दे परफॉर्म सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स इन सेल, और इन सबका एक इंपॉर्टेंट रोल है सेल में, ठीक है, सारे सेल ऑर्गेनल का। अब आगे पढ़ेंगे एक एक करके ये सेल ऑर्गेनल में। तो नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द ईयर, इसको शॉर्ट फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ईयर बोलते हैं। द ईयर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ वास्ट नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स। ये मतलब क्या है? एक नेटवर्क सिस्टम का काम करता है बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट एक्ट्स एज अ conduit for the movement of material, particularly protein, between distinct cytoplasmic organs or between the cytoplasm and the nucleus. It also serves as a cytoplasmic scaffolding that provides a surface for certain of the cell's metabolic operation। मतलब ये क्या करता है? एक साइटोप्लाज्मिक क्या स्फोल्डिंग करता है, जो कि प्रोवाइड क्या करता है? सर्टेन सरफेस प्रोवाइड करता है, जो कि सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में क्या हेल्प रहता है, हेल्पफुल रहता है। जैसे सरफेस ज्यादा रहेगा तो एक्टिविटीज भी अच्छे से होंगी। वैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द टू फॉर्म ऑफ ईयर। मतलब ये दो टाइप के होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RER भी बोलते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम SER भी बोलते हैं। दी फर्स्ट देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, these are rough on the outside and are linked to ribosome। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम से क्लियर है, ये रफ होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है? राइबोसोम से अटैच्ड होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इज कैरी आउट बाय दिस। और मेन फंक्शन देखिए, एग्जाम में जो पूछता है क्वेश्चन, वो क्या पूछता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क क्या है, ये क्या सिंथेसिस करता है? तो ये याद रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यही वर्क है, ये प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। Next is smooth endoplasmic reticulum. These are smooth on the outside and have nothing to do with ribosome। ये smooth होते हैं बाहर से, और राइबोसोम के साथ अटैच नहीं होते हैं। It aids in the production of fat molecules also known as lipids। ये फैट मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन करते हैं, जिसे हम लिपिड्स भी कहते हैं। It also aids in the detoxification of a variety of toxin and medications। ये क्या है? डिटॉक्सिफाई भी करता है जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, मेडिकेशंस, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कंप्लीट हो गया। तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो हम क्या नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।